नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड मैरिजेस से संबंधित। फिर दूसरे नंबर पे आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया को एक नए इकोनॉमिक मॉडल की आवश्यकता है। फिर तीसरे नंबर पे संथाली लैंग्वेज से संबंधित एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जिक्र संथाली का है लेकिन डिबेट है लैंग्वेज वर्सेस थॉट से संबंधित। लैंग्वेज पहले आता है या थॉट पहले आता है। ये दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन वाला आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत आर्टिकल हमने पोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। तो मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी तो सफिशिएंटली आप आंसर कर सकते हो पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन का। तो ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, हमें किसी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो चाइल्ड मैरिजेस से संबंधित है। तो इस आर्टिकल में ना हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे देखो इंडिया ने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में चाइल्ड मैरिजेस से संबंधित क्या वादा किया था और अभी जो डेटा है वो क्या कहता है, मतलब नंबर्स वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। फिर नेक्स्ट पैराडॉक्स की बात हम करेंगे, क्यों वेस्ट बंगाल जैसे जो राज्य है ना वो स्कीम्स होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने में। हम पीसीएम में एक्ट 2006 वर्सेस पोक्सो की बात करेंगे। फिर लास्ट में चाइल्ड मैरिजेस के रूट कॉजेज की बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे वे फॉरवर्ड की। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट क्या है। चाइल्ड मैरिज तो देखो आपको पता ही है, लीगल डेफिनेशन के हिसाब से लड़की अगर 18 से कम शादी करें और लड़का अगर 21 से कम शादी करे तो वो चाइल्ड मैरिज है। और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक प्रकार से टू डू लिस्ट है। विभिन्न देशों को ना ये टारगेट्स अचीव करने हैं 2030 से पहले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल नंबर 5 है ना, गोल नंबर 5 है और उसके अंदर जो स्पेसिफिकली बात करें तो टारगेट 5.3 है। गोल नंबर 5 और टारगेट स्पेसिफिकली बात करें तो 5.3। वो ये बोलता है कि 2030 से पहले ना चाइल्ड मैरिज, फोर्स्ड मैरिज, अर्ली मैरिज, ये सारी जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस है ना पूरी तरह से एलिमिनेट करनी है, खत्म करनी है 2030 से पहले। और इंडिया ने वादा किया था कि हम खत्म कर देंगे 2030 से पहले ये जो चाइल्ड मैरिजेज वगैरह हैं। और सरकार ने ना रिसेंटली बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की ना फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई। सरकार ने पिछले साल ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था और रिसेंटली फर्स्ट एनिवर्सरी सरकार ने सेलिब्रेट की और 100 दिनों का एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया। राइटर बोलते हैं देखो ये सब जो स्लोगन है ना, नारे हैं, वो सब तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नियत साफ है, लेकिन सिर्फ नारे अच्छे बनाने से और नियत साफ होने से काम चलेगा नहीं चलेगा। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 1929 में ना आप हिस्ट्री उठा के देखो, 1929 में ना एक एक्ट था, शारदा एक्ट। ये चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाता था। अंग्रेजों के समय में ये एक्ट था शारदा एक्ट। लेकिन देखो अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये चाइल्ड मैरिजेस वाली जो प्रथा है आज भी हमारे देश में जिंदा है। आप डेटा देखिए 2005-6 में ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का डेटा बोलता है 2005-6 में 47.4% जो शादियां थी वो देखो चाइल्ड मैरिजेस थी, मतलब आधी। सोच के देखो 2019 से लेके 21 के बीच में फिर से डेटा इकट्ठा किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा कहता है टोटल जो शादियां हुई उसका 23.3% चाइल्ड मैरिजेस थी। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है कि 47.4% से हम 23.3% पे आ गए। देखो इसे ना आप एक कंटेक्स्ट में देखो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है इंडिया की पॉपुलेशन देखो ना। आज के समय में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ है और इस पॉपुलेशन में जितनी शादियां होती हैं उसकी 23% शादियां चाइल्ड मैरिजेस। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में आप देखोगे तो लाखों करोड़ों
लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनकी देखो 18 से पहले शादी हो जाती है। परसेंटेज जरूर गिरा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में निकालोगे तो 23% अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। और वैसे भी देखो, इंडिया ना एक अपने आप में देश नहीं है, इंडिया कॉन्टिनेंट जैसा है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो कुछ राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, यहां पर देखो नंबर्स जो है ना अभी भी बहुत डराने वाले हैं। यहां पे अभी भी सिचुएशन अलार्मिंग है। चाइल्ड मैरिजेस की हाईएस्ट रेट इन्हीं राज्यों में है, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा। और कुछ राज्य जैसे झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, ये भी देखो पीछे नहीं है। सिचुएशन तो यहां भी कंसर्निंग है। इसलिए देखो, नेशनल एवरेज जो नंबर है ना, एक प्रकार से हमें फॉल्स सिक्योरिटी देता है कि परसेंटेज कम हुई है। बट आप कुछ रीजनल पॉकेट्स को देखोगे ना, जिनकी हमने, इन राज्यों की हमने बात की, यहां पे तो चाइल्ड मैरिजेस की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर राइटर थोड़ा और डीप में एनालिसिस करते हैं कि शादी जल्दी क्यों हो जाती है। देखो, ये बोलना कि कुछ कल्चर्स में परंपरा होती है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। रियल जो विलन है ना, वो कुछ और है। यूएन पॉपुलेशन फंड ने ना पूरे डेटा को एनालाइज किया और ढूंढा कि शादियां जल्दी क्यों होती हैं। मेनली उन्हें ना 3 रीजंस मिले, जिन्हें आप बोल सकते हो ट्रिनिटी ऑफ 3 रीजंस, या अनहोली ट्रिनिटी वो आप बोल सकते हो। इन तीनों को ना आप एक एक करके देखिए। जैसे सबसे पहले है पुवर्टी। अब देखो, जो हाउस होल्ड सबसे गरीब है ना, अब वहां पे 40% लड़कियों की शादी 18 से पहले हो जाती है। और जो सबसे अमीर है, वहां पे सिर्फ देखो 8% लड़कियों की जो शादी है ना, वो 18 से पहले हो जाती है। मतलब गरीबी लड़की को ना बोझ बना देती है, और पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि जल्दी शादी करो और खाने का एक जो मुंह है वो कम होगा। लिटरली ये सोच होती है कुछ पेरेंट्स की। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन फैक्टर। जिन्होंने देखो स्कूल नहीं देखा ना, मतलब जिन्होंने कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की, उनमें चाइल्ड मैरिज की जो रेट है ना, वो 48% है। 48%। अब जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है, वहां पे चाइल्ड मैरिज की रेट सिर्फ 4% है। तो एजुकेशन देखो सिर्फ डिग्री नहीं है, ये पावर देती है, डिसीजन लेने की पावर। नेल्सन मंडेला ने एक बात बोली थी, मुझे याद आती है, कि एजुकेशन ना सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप ना दुनिया बदल सकते हो। और यहां पे जो डेटा है ना, वही प्रूव कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पे आता है देखो कल्चरल नॉर्म्स। आज भी देखो कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, पैट्रियार्की होती है। मतलब ऐसी सोच है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाए, अदरवाइज लड़कियां जैसे बिगड़ जाएंगी, और कुछ गलत हो गया तो घर की इज्जत चली जाएगी। वो वाली जो सोच होती है ना, इसकी वजह से भी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो जल्द से जल्द शादी करने की सोचते हैं। अब यहां पे ना इसके बाद राइटर ना एक पैराडॉक्स बताते हैं, वेस्ट बंगाल पैराडॉक्स। काफी इंटरेस्टिंग सवाल उठता है यहां पे। देखो, वेस्ट बंगाल में ना एक स्कीम है, कन्याश्री प्रकल्प। अब ये जो स्कीम है ना, इसमें ना गवर्नमेंट क्या देती है, कैश देती है अगर लड़की पढ़ाई पूरी करे और शादी ना करे। लेकिन बावजूद इसके वेस्ट बंगाल में चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो हाई है। क्यों? क्योंकि देखो, सिर्फ पैसे देने से ना माइंडसेट चेंज नहीं होता। कई बार पेरेंट्स ना उस कैश इंसेंटिव का यूज ना लड़की की पढ़ाई के लिए नहीं करते, बल्कि उसके दहेज के लिए कर लेते हैं। मतलब पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच का ये जो गैप है ना, ये सरकार को देखना चाहिए कि पैसे देने से कि लोग चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो पैसे का यूज बल्कि दहेज के लिए कर लेते हैं। जब तक देखो हम पैट्रियार्की और सोशल नॉर्म्स को नहीं तोड़ेंगे ना, तो कैश ट्रांसफर वाली जो स्कीम्स है ना, वो सिर्फ बैंडेड का काम करेंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर राइटर थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट की भी बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, नहीं ये बाकी है। देखो 2006 का ना प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन नहीं है, प्रोहिबिशन आएगा, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का। अब ये जो है ये चाइल्ड मैरिज को रोकता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इंप्लीमेंटेशन में है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है कि इस एक्ट के तहत में ना कन्विक्शंस बहुत कम है। क्योंकि देखो अक्सर
रिपोर्ट करने वाले देखो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जेल में जाएं, समझ रहे हो? तो इस वजह से ना फाइनल कन्विक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि अपने पेरेंट्स को कौन जेल भेजना चाहेगा। फिर एक और डेटा राइटर बताते हैं, इसको मैं निकाल लेता हूं। राइटर कहते हैं पोक्सो एक्ट का डेटा है। पोक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब देखो ये जो कानून है बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें देखो कंसेंट की वैल्यू नहीं है। अगर 18 की उम्र से पहले शादी की जाती है और सेक्स किया जाता है ना, तो भी कंसेंट मायने नहीं रखती कि आपने 18 से पहले शादी करके अगर सेक्स किया है तो भी नहीं माना जाएगा कि हां शादी थी, कंसेंट था। तो भी जो केस है रेप वाला वो दर्ज होगा, समझ रहे हो? तो यहां पे आपको एक बात बताता हूं, अगर दो टीनेजर्स 16-17 साल के हैं, भाग कर शादी कर ले या रिलेशंस में हो, तो भी देखो लड़के के ऊपर ना रेप का केस दर्ज होता है। इतना स्ट्रिक्ट ये कानून है। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो स्ट्रिक्ट लॉज के डर से ना लोग फिर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास में ना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 18 साल उम्र है नहीं। अगर गए हम हॉस्पिटल में तो डॉक्टर जो है पुलिस वालों को बता देंगे कि हमारी की जो एज है वो 18 से कम है, और लड़के पे फिर रेप का केस दर्ज हो जाएगा। बेशक दोनों रिलेशनशिप में हो, बेशक दोनों की शादी हो गई हो, समझ रहे हो? आपको जैसे एक केस स्टडी बताता हूं। मान लो कोई अंडर एज लड़की है, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो डर के मारे ना रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास तो जाएगी नहीं, वो झोला छाप डॉक्टर के पास में जाएगी एबॉर्शन करवाने के लिए, और इससे ना उसकी जान का खतरा भी उसके ऊपर बढ़ जाता है। कानून का मकसद तो देखो था प्रोटेक्ट करना, लेकिन कानून के डर की वजह से ना वो हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर हो गए हैं। ये सिचुएशन होती है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर क्या बोलते हैं? वे फॉरवर्ड में ना राइटर काफी स्ट्रोंग बात बोलते हैं। अगर हम चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट नहीं कर पाए ना 2030 तक, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने बोला है, तो देखो बल्कि 17 जो गोल्स है ना उसमें से 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम इसलिए अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि चाइल्ड मैरिज को हम नहीं रोक पाए। चाइल्ड मैरिज से क्योंकि देखो बहुत सारे इश्यूज जुड़े हैं, पुवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, हंगर, जेंडर इक्वालिटी, ये सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाइल्ड मैरिज से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कम उम्र में लड़की मां बनेगी तो देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये बढ़ सकती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बढ़ सकती है। मतलब कम उम्र में अगर कोई लड़की मां बनेगी 18 से पहले तो उसकी जान को खतरा है, बच्चे को जन्म देते वक्त बच्चे की जान को खतरा है, समझ गए? तो इसलिए राइटर बोलते हैं देखो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून बहुत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जमीन पे अपने को इंपैक्ट लाना होगा। हमें ना वल्नरेबल कम्युनिटीज तक पहुंचना होगा, जैसे दलितों तक, ट्राइबल्स तक। और कई बार ना लड़कियां इसलिए स्कूल छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल दूर हो गए हैं, या फिर सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, या फिर स्कूल में क्लीन टॉयलेट्स नहीं है। इस वजह से कई बार ड्रॉप आउट हो जाता है। इसलिए सरकार को ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, स्कूल ड्रॉप आउट कैसे ना कैसे करके रोकना होगा। अगर ये होगा तो चाइल्ड मैरिजेस अपने आप रुकेंगी, समझ रहे हो? और वेस्ट बंगाल से ना आप सीख लो, वेस्ट बंगाल से सीख लो कि सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा, जॉब स्किल दो ताकि लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। देखो चाइल्ड मैरिज ना कोई घरेलू मामला नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है। इसलिए सरकार को ना मतलब पूरी तरह से और ज्यादा सीरियस होना होगा चाइल्ड मैरिजेस के इश्यू पे। आजादी के 80 साल बाद भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज कैसे रोकें, तो दिक्कत ही है ना यार। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया को ना एक नए इकोनॉमिक मॉडल की आवश्यकता है। मतलब इंडिया का वो अभी अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना उसे चेंज करने की आवश्यकता है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में देखो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे 1991 में हमारे देश की क्या सिचुएशन है, और कंपेयर करें तो अभी हमारे देश की सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की। जॉब क्राइसिस यानी नौकरियां जो है हमारे देश में क्यों नहीं है। नेक्स्ट, गांव खाली क्यों हो रहे हैं, घोस्ट विलेजेस का जो कंसेप्ट है क्या है घोस्ट विलेजेस, और
शहर रहने लायक क्यों नहीं बचे हैं आज के समय में। फिर सबसे लास्ट में हम टेक्नोलॉजी वाले ट्रैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनोवेशन में पीछे क्यों हैं। तो चलिए आर्टिकल को स्टार्ट करें। सबसे पहले बैकग्राउंड आपको देता हूं। देखो 1991 की बात थी, तब इंडिया के पास में ना फॉरेन करेंसी खत्म हो गई थी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया था। सिर्फ इतना बचा था कि 3 हफ्तों का इंपोर्ट इंडिया कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में देखो हमें ना हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा था और हमने आईएमएफ से लोन लिया और हमने ना उस समय एलपीजी रिफॉर्म हम लेके आए। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वो देखो हमारा ना उस समय वो जो मॉडल था हमारे लिए काम तो किया, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी, लेकिन कुछ कमियां रह गई। फिर इसके बाद आप आइए आज के समय में 2025 में आप आइए। 2025 में आप डेटा देखो, जुलाई से लेके सितंबर के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है कितनी रही है? 8.2%। अब सुनने में तो देखो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8.2% कोई कम थोड़ी ना, बहुत ज्यादा है। लेकिन राइटर एक सवाल पूछते हैं, क्या इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, मतलब जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही है, तो क्या सब चंगा सी सब कुछ सही है? आंसर है नो। इवन देखो 1980s की हम बात करें ना, 1980s में भी ना इकोनॉमी तो बढ़िया ग्रो कर रही थी, ग्रोथ रेट बढ़ी थी, लेकिन 1991 में तो क्राइसिस आ गए, जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए। और देखो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हम क्रैश की तरफ जा रहे हैं। 1991 जैसे क्राइसिस फिर से हमारे देश की इकोनॉमी फेस कर सकती है, नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि देखो आज इंडिया में ना सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब एक तरफ देखो जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर जो जनता है वो परेशान है। क्यों परेशान है उसके रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ना इकोनॉमिक्स में ना इसे के शेप रिकवरी कहते हैं। के शेप रिकवरी, कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर जनता परेशान है। अब आते हैं सबसे मतलब एक एक करके, अब काफी सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि जनता क्यों परेशान है। सबसे पहला एस्पेक्ट राइटर बोलते हैं कि देखो करंट मॉडल जो है ना हमारी इकोनॉमी का अभी, ये जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। एक टर्म होती है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ इसका मतलब है जब इकोनॉमी तो आपकी ग्रो कर रही है लेकिन उतनी जॉब्स नहीं बढ़ पा रही हैं। आप ग्राउंड रियलिटी देखो आज के समय में क्या है। एक चपड़ासी की जॉब अगर निकलती है ना, हजारों पीएचडी वाले और इंजीनियर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं। सोच के देखो, क्या ये टैलेंट की बर्बादी नहीं है? ऑफ कोर्स बर्बादी है। दूसरा देखो वेजेस कितने कम हैं, लोग 10-12 घंटे काम करते हैं फिर भी ढंग की सैलरी नहीं मिलती। तो यहां पे जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी मिसिंग है, वो भी मिसिंग है। और आपने ये चीज, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो देश अमीर हो रहा है, अगर देश अमीर हो रहा है, जीडीपी इतना ग्रो कर रही है, तो लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? लोग गरीब क्यों रह गए हैं? आज ना 800 मिलियन लोगों को ना मुफ्त अनाज मिलता है फूड सब्सिडी के तौर पे। सोचो 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग अपना जो खाना है वो खुद नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फायदा है इन तक पहुंचा ही नहीं है। अब यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, हम इतना सारा पैसा फूड सब्सिडी के तौर पे खर्च कर रहे हैं। अगर इतना पैसा हम फूड सब्सिडी के तौर पे ना खर्च करते तो वो या तो हम हेल्थ पे लगाते या फिर एजुकेशन पे लगाते, लेकिन हेल्थ एजुकेशन पे नहीं लगा पा रहे हैं, फूड सब्सिडी के तौर पे लगा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ना राइटर के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। लोगों में जब तक बढ़िया स्किल्स नहीं डेवलप होंगी, जॉब्स नहीं जनरेट होंगी, तब तक तो देखो सरकार को फ्री में खाना देना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद राइटर चलते हैं गांव की तरफ। गांधी देखो हमेशा से बोला करते थे कि असली इंडिया जो है वो तो भारत में बसता है, गांव में बसता है। आज भी अगर डेटा आप देखोगे तो देखो 60% जो लोग हैं ना वो तो गांव में रहते हैं, और गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं।
लेकिन एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी में सिर्फ 15-20% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पे कंसेप्ट आता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देखो, खेत में ना जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है, लेकिन वहां पे 5 मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं, या फिर परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं। 2 की जरूरत है, 2 से काम चल जाएगा, लेकिन 5 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो देखो, प्रोडक्टिविटी नहीं है ना उन 3 वर्कर्स की जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अगर वो 3 लोग एक्स्ट्रा काम करते कहीं और खेत के बजाय, जहां पे सिर्फ 2 वर्कर्स से काम चल रहा है, लेकिन 3 खामखा एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, वो 3 कहीं और काम करते तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, बल्कि देश की इकोनॉमी और ग्रो करती। और खेती ऐसी है कि बढ़िया आउटपुट नहीं दे पा रही है। इस वजह से ना किसान भी कर्ज में डूबा हुआ है। हजारों किसान हर साल अपनी जान ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। फिर राइटर यहां पे एक कंसेप्ट देते हैं घोस्ट विलेजेस का। ये काफी डराने वाला कंसेप्ट है। देखो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये जो अमीर राज्य है ना, आप इनको देखो, वहां के जो नौजवान है ना, यानी युवा लोग हैं, वो खेती नहीं करना चाहते। वो क्या करते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं और एजेंट्स को लाखों रुपए दे देते हैं जमीन बेच के, ताकि वो लोग यूएसए जा सकें, वो लोग कनाडा जा सकें, इंग्लैंड जा सकें, ऑस्ट्रेलिया जा सकें। लेकिन देखो, अक्सर इल्लीगल रास्ते से वो जाने की कोशिश करते हैं, कई बार फंस भी जाते हैं, जेलों में बंद हो जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं तो पीछे से जो गांव हैं वो सूने हो जाते हैं। वहां पे रह जाते हैं सिर्फ बुजुर्ग, यानी एल्डर पीपल। जवान लोग हैं ही नहीं गांव में। इन्हें राइटर बोलते हैं घोस्ट विलेजेस, भूत वाले विलेजेस, जहां पे सिर्फ एल्डर्स हैं, जवान लोग ही नहीं हैं। तो ये तो देखो एक प्रकार से ना सोशल फैब्रिक के टूटने की निशानी है, समझे। फिर राइटर बोलते हैं बहुत सारे लोग काम की तलाश में ना शहरों से, गांव से शहरों में आ जाते हैं। क्यों? रोजगार के लिए। लेकिन आप शहरों का हाल देखिए क्या है। जो माइग्रेंट्स गांव से शहरों में आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है झोपड़पट्टी में रहने के लिए, क्योंकि वहीं पे सस्ता है किराया। परिवार गांव में है लेकिन कमाने वाला जो है शहर में है। जॉइंट फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाता है, सोशल बॉन्ड जो है वो भी टूट जाता है। और दिल्ली की हवा तो आप सबको पता है कैसी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ट्रैफिक कंजेशन इतना ज्यादा है कि प्रोडक्टिविटी नहीं आती, काम पे जाने के लिए 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो आर्टिकल ना एक डेटा देता है। आर्टिकल कहता है कि देखो, हमारे देश में ना टॉप की जो 10 सिटीज है ना, टॉप की 10 सिटीज में 10% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन आउटपुट 25% ऑफ जीडीपी है। वो 10 सिटीज देश की जीडीपी में ना 25% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मतलब सारा जो डेवलपमेंट है सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा है, और इससे रीजनल डिस्पैरिटी है वो बढ़ रही है। कोई रीजन तो बहुत ज्यादा अमीर और डेवलप हो रहा है, और कई रीजन बहुत ज्यादा पिछड़े रह गए हैं। और अगर देखो, ये टॉप 10 सिटीज की हमने बात की ना, जो देश की इकोनॉमी में 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मान लो इन सिटीज में पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती है, तो शहरों में और ज्यादा बुरा हाल होगा। जिंदगी जो है वो और ज्यादा कठिन हो जाएगी इन शहरों में। इसके बाद राइटर टेक्नोलॉजी पे आते हैं। राइटर बोलते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया आईटी सुपर पावर है, लेकिन कड़वी सच्चाई राइटर कहते हैं, मैं बोलूं कि इंडिया सिर्फ ना सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिया इनोवेटर नहीं है। हमने कहा कि कोविड-19 की महामारी में हम दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री बन गए, लेकिन देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ने ना करोड़ों डोजेस तो बनाई, लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंपोर्टेड थी ना। टेक्नोलॉजी तो ऑस्ट्राजेनेका की थी ना। फ्यूचर टेक में इंडिया कहां पे आज लाई कर रहा है? फ्यूचर टेक में इंडिया पावरफुल नहीं है। जैसे एआई है, बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जीन एडिटिंग है। बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी में आज के समय में इंडिया आगे है? नहीं है आगे। किसी में भी हम अभी फिलहाल वर्ल्ड लीडर बनने की सिचुएशन में नहीं है। हमने कोई वर्ल्ड क्लास एआई एप्स नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि हम R&D पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं कि हम नई चीजें शुरुआत से बना सकें। हम सिर्फ फॉलोअर बन के रह जाते हैं। दूसरी जगह चीजें डेवलप होती हैं और हम उनको फॉलो कर लेते हैं किसी भी तरह से। फिर नेक्स्ट करेंसी से रिलेटेड बात करते हैं। राइटर जो है कि देखो, एक देश की ताकत ना उसकी करेंसी होती है। हम दुनिया की ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब 4थे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। लेकिन
रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है, पाताल से नीचे जा रही है। कब तक गिरोगे भाई? एक कमेटी का जिक्र किया जाता है, आरबीआई ने ना 2006 में एक कमेटी गठित की थी, तारापुर कमेटी। मकसद था रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाना। प्लान 5 साल का था, लेकिन 2025 हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए। वो प्लान देखो अभी तक लागू ही नहीं हुआ, और उस प्लान पे चर्चा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो अभी करंट का इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो इतना स्ट्रोंग है ही नहीं कि हम रिस्क ले सकें। तो कुल मिला के देखो, कंक्लूजन में ना निचोड़ ये निकलता है, पिछले 35 सालों से ना हम एक ही मॉडल पे चल रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म के बाद में। लेकिन अब देखो गाड़ी ना पुरानी हो गई है और इंजन को अब बदलने का वक्त आ गया है। सरकार ना छोटे मोटे रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है, लेकिन हम उससे काम नहीं चलेगा। हमें एक नए इकोनॉमिक मॉडल की आवश्यकता है, जो सिर्फ देखो जीडीपी ना बढ़ाए, बल्कि क्वालिटी जॉब्स जनरेट करे, रूरल डिस्ट्रेस को खत्म करे, इनोवेशन को बढ़ावा दे। हमें ऐसा मॉडल चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन 2047 में भी ज़्यादा साल नहीं बचे हैं, सिर्फ 22 साल बचे हैं। तो हमें सोचना अभी से पड़ेगा वो नया इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लैंग्वेज एंड पॉलिसी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, राइटर बोलते हैं देखो संविधान जो है हमारा सुप्रीम लॉ है, फंडामेंटल लॉ है देश को चलाने का। अब इसी में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इसी में डीपीएसपी भी हैं, जो सरकार को डायरेक्टिव्स देते हैं कि देश की गवर्नेंस ऐसे चलानी है। बट सोचो, अगर आपका जो संविधान है आपकी भाषा में है ही नहीं, मतलब जो आपकी लैंग्वेज आप बोलते हो, जो आपकी भाषा है, उसमें आपका संविधान अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको अपने राइट्स कैसे पता लगेंगे? इसीलिए देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ना हाल ही में एक काफी ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ना संथाली लैंग्वेज में रिलीज किया। कौन सी लैंग्वेज में? संथाली लैंग्वेज में। मतलब संथाली लैंग्वेज का एक वर्जन है ये वाला, OI चिकी स्क्रिप्ट। मतलब इसमें लिखा गया है भारत का संविधान। मतलब समझ गए? फिर से बोलता हूं, संथाली लैंग्वेज की ये स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदी लैंग्वेज की देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, उसी प्रकार से संथाली लैंग्वेज की ये OI चिकी स्क्रिप्ट जो है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा गया है। और ये सिर्फ देखो ट्रांसलेशन नहीं है, आप बोलोगे ये एक प्रकार से हमारे देश की इंक्लूसिविटी का सेलिब्रेशन है कि हाँ भाई, जो लोग संथाली बोलते हैं उनको भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब मैं आपसे पूछूं, संथाल्स हैं कौन? आप डेटा देख लीजिए। प्रीलिम में वैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ तो लिए जाते हैं, तो इसलिए डेटा आप देख लीजिए। संथाल्स कौन है? संथाल्स देखो इंडिया की ना 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 70 लाख से ज़्यादा, 7 मिलियन से ज़्यादा है पॉपुलेशन। और मेजोरिटी कहाँ पे है? मेजरली देखो संथाल्स जो हैं वो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में रहते हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा संथाली हीरो के बारे में बताता हूँ। आपने शायद इनका नाम सुना भी होगा। नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। कौन है? नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। कौन है ये जयपाल सिंह मुंडा? देखो, संविधान की असेंबली जब बनी थी ना संविधान को बनाने के लिए, उसमें ना आदिवासी मेंबर बहुत कम थे, लेकिन जो थे उनमें से एक थे जयपाल सिंह मुंडा। वो हॉकी टीम के ना लेजेंडरी कैप्टन थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना मुंडारी भाषा में बात की थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मुंडारी भाषा में बात की थी। उन्होंने ये बोला था कि ट्राइबल्स को ना पहचान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, और उनकी जो लड़ाई है, आप यूं बोल सकते हो, आज जाके सफल हुई है, जबकि संथाली लैंग्वेज में संविधान को रिलीज किया गया है। अब ना थोड़ा सा हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट का जिक्र किया गया है। यहां पे ना डिबेट है लैंग्वेज वर्सेस थॉट की। लैंग्वेज वर्सेस थॉट की डिबेट है। एक तरफ
थिंकर हैं लेव वाइगोडस्की, पता नहीं क्या नाम है, इतना मुश्किल नाम रखते क्यों है, वाइगोड्स्की ये नाम है इनका। ये देखो सोवियत के साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ये मानना था कि लैंग्वेज की वजह से ना हमारी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो डेवलप होती है। मतलब भाषा से ही हम सोचना सीखते हैं। अगर भाषा को दबाया गया तो मतलब दिमाग का जो विकास है वो रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और थिंकर है, इनका नाम है जीन, ये स्विस स्कॉलर हैं। अब इनका व्यू अलग था। जीन कहते हैं कि देखो थॉट्स लैंग्वेज से पहले आ जाते हैं, थॉट्स तो आ ही जाते हैं और लैंग्वेज तो सिर्फ एक माध्यम है उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। मतलब विचार पहले आता है, भाषा बाद में। अब हमारे जो संविधान निर्माता थे देखो वैसे तो इस डिबेट से ना दूर थे, उन्होंने इस डिबेट पे तो विचार ही नहीं किया, पर वो एक चीज जानते थे कि लैंग्वेज हायरार्की जो है वो पॉलिटिक्स को जरूर इन्फ्लुएंस करती है कि हाँ भाई हमारी लैंग्वेज को दबाया गया है। ये सारी चीजें ना पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उस समय देखो संविधान जब बन रहा था तो इंग्लिश और हिंदी वो डोमिनेंट थी और ट्राइबल लैंग्वेज जो थी वो इग्नोर हो रही थी। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने आवाज उठाई थी। और जो हमने बात करें ना, ये OL है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, OL स्क्रिप्ट थी, मैंने OI बोल दिया है ना। रात को वीडियो बना रहा हूं ना, पता लगे दिमाग ठप हो गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। OL चिकी स्क्रिप्ट है। जो संथाली भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो देखो ये OL चिकी स्क्रिप्ट है ना, ये संथाली लैंग्वेज की ना अपनी खुद की स्क्रिप्ट है। 1925 में इन्वेंट किया गया था और इन्वेंटर का नाम क्या था? इन्वेंटर का नाम था पंडित रघुनाथ मुर्मू। और आज 100 साल पूरे हो गए हैं इस स्क्रिप्ट को इन्वेंट किए हुए। फिर राइटर ये भी बोलते हैं, देखो संथाली ना शुरू से संविधान में नहीं थी, इसे ना 2003 में ऐड किया गया था संविधान को अमेंड करके। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था ना, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में 8वें शेड्यूल में संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था। और इवन इसके पीछे भी द्रौपदी मुर्मू जी का हाथ था। वो तब उड़ीसा में ना मिनिस्टर थी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप इस लैंग्वेज को डाल दो। तो आर्टिकल कहता है कि देखो संथाली लैंग्वेज में संविधान को रिलीज किया गया है ना, तो ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में देखो हर कम्युनिटी ना अपनी स्क्रिप्ट में पढ़ सकेगी और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जैसे एक और कम्युनिटी है, मैं नाम आपको बताता हूं, हो कम्युनिटी। क्या नाम है? हो कम्युनिटी। हो कम्युनिटी देखो प्रियम्बल को वारंग सिटी स्क्रिप्ट में पढ़ सकेंगे। और इसके अलावा मुंडारी कम्युनिटी जो है वो जेंडर इक्वालिटी को नाग मुंडारी में समझेंगे। और ओराउन सेकुलर जो है वो थीसिस को कुरुख लैंग्वेज में लिखेंगे। तो मतलब देखो आने वाले समय में ना चीजें और बढ़िया होने वाली हैं। लैंग्वेज को हमें बचा के रखना है, देश की डाइवर्सिटी का हिस्सा है ये। जब तक देखो देश का नागरिक अपने अधिकार अपनी भाषा में नहीं पढ़ेगा तो फिर वो नागरिक बनेगा कैसे? अदरवाइज तो फिर वो सब्जेक्ट बन के रह जाएगा जिस पे पॉलिटिशियंस रूल करेंगे। वो अपने अधिकार मांगेगा कैसे? फिर ना लास्ट में ना एक और स्कॉलर की बात की जाती है, विनोद कुमार शुक्ला। मैं आपको बता देता हूं यहां पे, विनोद कुमार शुक्ला कौन थे? ये विनोद कुमार शुक्ला ये देखो हिंदी के ना बहुत ही जाने माने सेलिब्रेटेड राइटर जिन्हें फिलोसफर मैजिशियन कहा जाता था। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत जबरदस्त था। उनका एक कोट था, माई इमेजिनेशन इज माई आल्सो माई रियलिटी। तो उन्होंने ना बिल्कुल आम लोगों के बारे में लिखा कि आम सर्कमस्टांसिस में आम लोग कैसे लिखते हैं। लेकिन फिर भी देखो उनकी जिंदगी को ना इन्होंने अपनी राइटिंग में बहुत बढ़िया ढंग से टच किया। तो इनका भी जिक्र है बस राइटिंग में, आर्टिकल में। तो कुल मिला के देखो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।